मलिक साहब, मसूद पेशकियान साहब आए और अब्बास इराक़ची साहब अलग से आए, लेकिन इस्तकबाल का मंजरनामा ये था कि जब वज़ीर आज़म और सदर चल के जा रहे थे जहाज़ की तरफ, तो वज़ीर आज़म ने एक छतरी मंगवाई, उसको पकड़ा और उसको सदर के ऊपर किया। सदर ने वो छतरी पकड़ना चाहिए तो उन्होंने अपनी तरफ कर ली कि नहीं मैं ही पकड़ूंगा। उन्होंने फिर आगे हाथ बढ़ाया लेकिन उन्होंने पीछे कर लिया कि नहीं मैं ही पकड़ूंगा। और फिर आगे का मंजरनामा ये था कि जब रिसीव कर लिया गया तो सदर मसूद पेशकियान ने वज़ीर आज़म के कंधे के ऊपर इस तरह हाथ रखा। ये सिफारती अगर आदाब देखे जाएं या वो मंजरनामा देखा जाए तो वैसे नहीं, ये बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी देखने में आई है। तो सबसे पहले इस आमद के हवाले से क्या राय रखते हैं और दुनिया में क्या पैगाम गया है, उसकी जरा मंजरकशी कीजिएगा। जी यासिर साहब, देखिए पाकिस्तान की जो काविशें रही हैं इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए, हम जानते हैं कि अभी कुछ माह पहले की बात लगती है जब ये बात की जा रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम एक सिविलाइजेशन को मिटाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ से इस चीज़ को आपने टर्न अराउंड किया और एक बहुत ही मैं समझता हूँ पेचीदा गंभीर मसला जो है उसको हल करने की काविशें की और अभी भी जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन थी पाकिस्तान की इन काविशों की कि हम देख रहे हैं कि अगर अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि जो जेडी वैंस थे, जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी प्रेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम के अलावा अगर मैंने किसी से बात की है पिछले 3 महीनों में जितनी ज्यादा, वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब हैं। और मतलब इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों को इस चीज का इदराक तो था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और जब पाकिस्तान की मुखलिसाना और सिंसियर एफर्ट्स को वो देखते हैं तो उस बेतकल्लुफी की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका एक अक्कासी तो वो छतरी के बारे में आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो गुफ्तगू जेडी वैंस की थी अपनी बेगम के बारे में और कहना कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब ऑब्वियसली वो भी बेतकल्लुफी ही थी। तो मैं समझता हूं जब इतनी बेतकल्लुफी है तो ये इसका एक इस चीज का अंदिया देती है कि दोनों अतराफ बल्कि तीनों अतराफ के दरमियान बहुत ही तवील डिस्कशंस हुई हैं, बातें हुई हैं, मामलात को तय करने के हवाले से उनकी जो डिलिबरेशंस हैं उनके जरिए ऑफ कोर्स उनके दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, एक दोस्ती डेवलप हुई है। और यासिर साहब, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है सफारतकारी का, मैंने हमेशा ये देखा है कि जब लीडरान के दरमियान एक मैं समझता हूं कि रैपो होती है, एक पर्सनल रैपो डेवलप हो जाती है, तो फिर मामलात को हल करने में या किसी भी रिलेशनशिप को एक नई सिमत में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी ग्राउंड आपको मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैं तो इसको मुस्बत अंदाज में देख रहा हूं। सफारतकारी के नॉर्म्स से हटके भी कभी कभी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो कहा जाता है कि जब आपका एक मसला गैर मामूली होता है तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है मामलात को हल करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो अप्रिसिएशन हो रही है, चाहे ईरान हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे गल्फ की ममालिक हों, और चाहे जो है वो चाइना हो या यूरोप हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप फील्ड मार्शल साहब, तो जावेद साहब ये बताइए कि जब इतना बड़ा मार्का पाकिस्तान ने सर किया और उसके अगले ही दिन वो ताकत का सरबराह जो झुकना नहीं चाह रहा, जिसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनवाई और अमेरिका जैसी ताकत उनके बकौल घुटनों पे ला खड़ा किया, तो ऐसी सूरत हाल में अगले ही दिन उनका दौरा, ये किस हद तक अहमियत का हामिल है? इस दौरे को शुक्रिया के तौर पे देखना चाहिए या इस दौरे को एक मुआशी पेशरफ्त के तौर पे देखना चाहिए, या इस दौरे को जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से जो मुस्तकबिल का प्लान है उस सूरत में देखना चाहिए? यस साहब, आई ऑब्वियसली एडमायर द वर्क दैट यू डू। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी को भी घुटने ठेकाए हैं। ऑब्वियसली ये एक अपना अपना ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है। मेरी नजर में इस मसले का अपनी राय बसात एहतराम जावेद साहब, अपनी राय नहीं दे रहा, मैंने कहा बकौल ईरान के, ईरानी मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है, मोहम्मद बाकिर कालेबाफ साहब या अब्बास इराक़ची साहब, वो तो ये कहते हैं कि हमने घुटने उनके टेकवा दिए हैं। तो मैंने उनकी जो राय है वो रखी है आपके सामने। ठीक है, वो उनकी राय हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सफारतकारी की हम बात कर रहे हैं, वहां कभी कभी ये भी होता है, मैं आपको बताता चलूं, मेरा ज़ाती मुशाहिदा रहा है कि कभी कभी जो पब्लिकली बात की जाती है वो कोई और होती है और जब टेबल पे बात करते हैं तो कुछ और होती है। मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है और जब मैं सफारतकार के जिम्मेदारियां मुझ पे पड़ी तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता था, क्योंकि मैं देखता था कि हमने जब डिस्कशंस हो रही होती थी डिप्लोमेटिक लेवल की तो उसमें कुछ बातें और होती थी, फिर हम अचानक देखते थे कि मीडिया में कुछ और रिपोर्ट हो रहा है। तो वो फिर बाद में समझ में आई कि ये एक पॉस्चरिंग है, इसे कहते हैं मसल फ्लेक्सिंग। आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के अल्फाज का चुनाव देखें तो उन पर भी तहफ्फुज़ात आप उठा सकते हैं। कभी
कभी वो ऐसे अल्फाज कहते हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं। मैं समझता हूँ फोकस हमारा रहना चाहिए उन मुज़ाकरात के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि मेरी नज़र में भी और आपकी नज़र में भी जो भी कोई शख्स इसको एक ऑब्जेक्टिवली देखेगा वो ये समझेगा कि 3-4 अहम पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यूक्लियर का मामला है उसके ऊपर वर्किंग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। यानी ईरान ने यूएस को ये अश्योर कर दिया है कि वो एक न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की अपनी जो एम्बिशन है उसको पुश डाल देंगे। दूसरी बात, मुझे लगता यह है कि ईरान के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी जो व्यू पॉइंट है वो ये है, और हमेशा हमने आपके पहले प्रोग्राम में भी बात की है इस बारे में, कि देखिए उनके सामने एक रास्ता जंग का है जो कि 47 साल से चल रहे थे। एक रास्ता यह है कि उनके जो असासे हैं वो गैर मंजुमिद हो जाएं, उनके जो तेल और मादनियात के ज़खायर हैं उनके ऊपर वो रसाई हासिल कर सकें, और उसके अलावा वो ट्रेड कर सकें और इस दुनिया की जो एक कहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। आपने देखा कि जो एमओयू आया उसके अंदर जो है यही बात आई कि उन्होंने देखा कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका फोकस वहां नजर आ रहा है आपको एमओयू के अंदर भी, और ये कंडीशनल होगा यासिर भाई उन एश्योरेंसेस के साथ जो कि न्यूक्लियर के हवाले से दी जाएंगी। तो फिर मरहलावार वो सैंक्शंस हों या वहां पे उनके असासों का गैर मुंजमद होना हो, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप इनके लिए होता जाएगा। और अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि ईरान के जो अवाम है जो 47 साल से एक तरह से सैंक्शंस के नीचे दबे हुए हैं, इकोनॉमिक क्रश हो चुके हैं, वो उनके लिए बेहतरी का ये एक रास्ता उनके जो लीडरान हैं उन्होंने तलाश किया है। तो मुझे समझता हूँ ये कि आई थिंक ऑल इन ऑल ओवरऑल ये एक विन विन सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा तो जावेद साहब, फिर मेरा मलिक साहब इसमें अहम सवाल मेरा ये है कि आप ये कहते हैं कि हवाले से उनका जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो तय हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग उनकी तय हो चुकी है, उसको डायलूट करेंगे वो मेरी दानिश जी वो 3.5% पे ले आए या फिर उस हद तक ले आए जहां से वो अपनी बिजली की पैदावार कर सकें या तिब्बी मामलात में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो मामला हो गया ईरान का, लेकिन अमेरिका का अगर मंजरनामा देखें तो लबनान के महाज पे बहुत सारी बातें हैं। लबनान में इस वक्त 3900 से जायद जो हैं वो शहादतें हो चुकी हैं, 10 लाख से जायद अफराद जो हैं वो वहां से उनका इनखला हो चुका है, और फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसका बयान ये आना कि वहां पे सिक्योरिटी जोन जो कायम हो चुका है हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा कि इजराइल को उस जारहियत से रोका जा सके। देखिए रीजनल जब आप चाहते हैं बात करने, रीजनल बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज जहन में रखनी होगी यासिर साहब, वो ये है कि देखिए एक है लेबनान। लेबनान एक मुल्क है, उसकी एक हुकूमत है, ठीक है, उसकी एक रिलेशनशिप है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, इजराइल के साथ भी होगी। इसी तरह वहां पे अंदर मौजूद एक मलेशिया है जो कि लेबनान की हुकूमत के ताबे नहीं है, जिसको आप हिजबुल्लाह कह लें, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि हमारी जंग लेबनान से नहीं है बल्कि उस मलेशिया के साथ है। उनसे आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इजराइल ने क्योंकि तजावुजात किए हैं, वो अपने बॉर्डर से बाहर आ गया है और उसने आके लेबनान के काफी एरिया को कैप्चर कर लिया है, इसलिए हम उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों अतराफ की जो दलीलें हैं वो आपके सामने हैं। अब इस हवाले से इसका हल कैसे होगा, मेरी नजर में इसका हल डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। ना तो वो एक्सट्रीम पोजीशन जो नेतन्याहू ले रहा है, ना ही वो एक्सट्रीम पोजीशन जो हिजबुल्लाह लेती है। हमें इस मामले को भी एक डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठ के ही हल करना पड़ेगा। तो आप फिर क्या समझते हैं कि इसमें मेडिएशन के अंदर कौन कौन से मुमालिक कारगर साबित हो सकते हैं, बिलखुसूस अगर खलीजी मुमालिक का हवाला दिया जाए, और इस तरह बैकडोर जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से एक्टिव होंगे? जी यासिर साहब, बहुत उम्दा सवाल है आपको, और मैं समझता हूं कि ये इसमें ही इस तमाम मामले का हल आपको नजर आएगा। कि देखिए बहुत अच्छी पेशरफ जो ये हुई है गुज़िश्ता कुछ मैं समझता हूं 1-1.5 माह से, वो ये कि कतर का एक बहुत कलीदी किरदार हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी आपसे मेरी जब कभी भी बात होती है तो मैं यही गुजारिश करता रहा हूं आपको कि इस तमाम जंग के बाद गल्फ ममालिक जो है वो एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए हैं। जिस तरह से ईरान ने उनको टारगेट किया वो नाजायज था, और ये जो ओपिनियन है ये मेरी नहीं पूरी दुनिया की है। तो देयरफॉर वहां उन गल्फ ममालिक का एक नुमाइंदा वहां पे मौजूद होना, आपने देखा स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो झंडे लगे हुए थे उन झंडों के अंदर कतर, पाकिस्तान
और अमेरिका और ईरान के झंडे थे। गोया कि चारों ममालिक, एक पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स अपना कलीदी किरदार अदा कर ही रहा है, लेकिन जो गल्फ ममालिक की नुमाइंदगी, वो कतर की वहां पे मौजूदगी है, वो इस चीज का अंदिया देती है कि जो कोई भी सोल्यूशन होगा उसको तायीद हासिल होगी इस तमाम खित्ते की, तभी जाकर यासिर साहब इस मसले का देर पा हल मुमकिन है। अगर आप किसी भी पार्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान समझता है कि ईरान पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है गल्फ ममालिक के साथ, वो बहुत अहमियत की हामिल है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून है, क्योंकि बिलखुसूस इसलिए कि वहां से हमारी एनर्जी नीड्स भी आती हैं, हमारे उनके साथ रवाबत भी हैं बड़े पुराने, और हमारे 5 सर मिलियन हमारा तो पाकिस्तानी उस खित्ते में। यहाँ तक एहतराम का नुक्ता रहा है कि किसी ने हमसे पैसे वापस मांग लिए, वहां से हमारे वीजे रिजेक्ट हो गए, तो हमारे यहाँ पे बाकायदा तौर पे उनके लिए कोई एक जुमला नहीं कहा गया। तो हमने तो अपनी सिफारती जो पॉलिसी है उसको इस तरीके से तरतीब दिया हुआ है कि हर्जा सराई भी नहीं हम कर रहे। जी, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि हम अपने खित्ते के अंदर, चाहे वो हमारी मशरकी बॉर्डर्स हों, मगरबी बॉर्डर्स हों, इवन हम तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान हमारा पड़ोसी है, गल्फ ममालिक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सतून है। तो मैं समझता हूं डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यही काविश कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी हो, अमन हो, और उस हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इसी वजह से हमारा ये जो एक न्यू फाउंड रियलिज्म है डिप्लोमेटिक ग्लोबल डिप्लोमेसी में, तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूं एक लम्हा फखरिया है हम सब के लिए। जी।